नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, कार्यक्रम के नाम से ही आप सभी समझ जाते हैं और अब तो आप सभी इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं कि इस कार्यक्रम में वास्तु पर बात होती है। आपको ये बताया जाता है कि आप अपने घर के वास्तु को कैसे ठीक कर सकते हैं। लंबे समय से बीमार हैं, आपके घर में कोई भी कार्य नहीं बन पाता है, किसी से मतभेद रहता है, कर्ज ने घेर लिया है, कोर्ट केसेस ने घेर लिया है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर संतान आपका अनादर करती है, कहीं ना कहीं उसका कारण वास्तु ही होता है। उसके कारण क्या होते हैं, निवारण क्या होते हैं, ये सारी जानकारियां आप इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं और ये सारी जानकारियां आप तक पहुंचाती हैं जानी मानी विश्वविख्यात डॉक्टर सुमित्रा जी, जो आज भी यहाँ पर उपस्थित हैं आपके मार्गदर्शन के लिए। आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुमित्रा जी वास्तु एक्सपर्ट हैं, नकली आंख बनाने के एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ ही डॉक्टर सुमित्रा जी जो भी इनके पास पेशेंट आते हैं उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उनका वास्तु करेक्शन भी करती हैं। हर बार हम यहाँ उपस्थित होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हम यहाँ पर ऐसे ऐसे टॉपिक्स को लाते हैं ताकि हमारे दर्शकों को सारी जानकारियां प्राप्त हो सकें। एक बार आपने जब वास्तु पुरुष के बारे में बताया था तो आपने ये बताया था कि उनके ऊपर 45 देव हैं, हर 5 डिग्री पर देव बदल जाते हैं। आज के समय में देखा जाए तो महिलाएं सबसे आगे हैं, मान सम्मान हर चीज प्राप्त कर रही हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही हैं और उन्हीं का ही बोलबाला है, जहां देखो महिलाओं का बोलबाला है। लेकिन वास्तु पुरुष पर सभी जगह देव हैं, या क्या यहाँ पर कोई देवी नहीं है, और अगर नहीं तो क्यों? क्योंकि जब मैं आ रही थी तो ये सवाल मेरे मन में आया और मैंने सोचा क्यों ना इसका जवाब आपसे ले लिया जाए, क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता इसके बारे में। रश्मि जी ने सोच ही लिया है कि ऐसा कोई ना कोई सवाल मैडम से पूछना जो मैडम नहीं दे पाए पर ऐसा है नहीं। इसमें वास्तु पुरुष में देवियां भी है जी। तो आज हम उन देवियों के बारे में जानेंगे। मैंने कई बार वास्तु पुरुष की बात की और हमने 45 देवता की बात की, पर हमने 45 देवता को अभी तक नहीं देखा वास्तु चक्र में, तो आप आज देख पाएंगे। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक ड्राइंग लगवा दी है। अब इसमें आप अगर देखेंगे तो ये एक्चुअली वास्तु पुरुष जिनको हम इस पुरुष के रूप में देखते हैं, अब इनके ऊपर ये जो स्थापित देवता है वो है, तो आज हम इनको देख रहे हैं। अब इनमें ही देवियां भी हैं। जब मैंने पहले भी कई बार बताया कि 33 कोटि देवी देवता इसी के अंदर है, तो आज उन देवियों के बारे में जानेंगे और आपको जानकर ताज्जुब होगा। इसमें बहुत साइंस है और इसी पे बेस्ड है हम लोग के वास्तुशास्त्र का बहुत इम्पॉर्टेंट भाग कि हमें कौन सा दीवार हमें कष्ट देगा, कौन सा दीवार नहीं देगा। तो आइए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या किया था, एक वर्गाकार भूमि ली जाती है, स्क्वायर एरिया। चाहे आपकी संपत्ति स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, किसी भी शेप में हो, जब भी हम उसमें वास्तु पुरुष बैठाते हैं वो स्क्वायर ही होते हैं। ठीक है, तो हमने एक स्क्वायर एरिया ले लिया, स्क्वायर वर्ग जमीन। अब हमने 10 लाइन खींचे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ 10 लाइन खींचे और नॉर्थ से साउथ की तरफ 10 लाइन खींचे। ये सब पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, अब जब हमने ये जो लाइंस खींचे, 10 लाइन खींचने का मतलब 9 खाने बने, है ना। अगर हम गिनते हैं तो ये लाइन तो 10 हुई लेकिन खाने 9 हुए, तो ऐसे 9 और इधर 9, इसी से ये बनता है 81 पद वास्तु। जैसे आपको मैंने बताया था कि कई बार कोई 81 पद है, कोई 100 पद है, कोई 64 पद है या कोई 16 पद का भी होता है, तो इसी से डिसाइड होता है कौन सा कितने पद का वास्तु है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जितनी भी रेखाएं हैं ना, ये इधर जो 10 रेखाएं हैं और इधर भी 10 रेखाएं, ये सारी देवियां हैं। तो देवियां हैं हमारे इसमें। अब मैं आपको इसको साइंस से रिलेट करके बताती हूँ, आपको बहुत ताज्जुब होगा। ये जो रेखाएं एक्चुअली है, ये रेखाएं हमारा साइंस भी जानता है, पर उसको दूसरे नाम से जानते हैं। हम लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड जानते हैं ना, देशांतर रेखाएं और अक्षांतर रेखाएं, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये अगर हमारा ग्लोब है, इसमें जितनी ये जो देशांतर और अक्षांतर रेखाएं गई हुई है, ये और कुछ भी नहीं है, यही रेखाएं हैं। सुन के अजूबा हुआ ना आपको कि इसका साइंस से रिलेशन है। अब हमने साइंस, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, हर एक कंट्री के लिए एक टाइम जोन डिसाइड किया, है ना। तो जब टाइम जोन डिसाइड किया, एक कंट्री का किसी एक जगह को रेफरेंस माना गया और वही उसका टाइम हुआ। तो जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मिनिमम 30 मिनट्स का वेरिएशन रखा गया,
है ना। ऐसे ही ये जो लाइंस यहाँ से पास कर रहे हैं, ये भी सब महत्वपूर्ण लाइंस हैं। अब इसको मैं रिलेट करती हूँ वास्तु से। मान लीजिए आपने एक वर्गाकार ज़मीन ली, इस पर आपने कंस्ट्रक्शन किया, अब आपने दीवारें खींची, ठीक है। अगर ये दीवारें लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड से समानांतर पे नहीं होंगी, ये जितना डिविएशन होगा उस लाइन से, उतनी ही समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमें वो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के पैरेलल पे ही अपने वॉल्स का निर्माण करना चाहिए। अगर मान लीजिए ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड रही और हमने इससे इतना डिफरेंस कर दिया, तो ये जो एंगुलर डिफरेंस हुआ, ये जितना एंगुलर डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतने ही हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी जी। तो इससे हमको एक चीज़ समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वास्तु में साइंस नहीं है, हर बात साइंस है। अब आप सोचेंगे इनको देवियों का नाम तब क्यों दिया गया, जबकि साइंस तो इसे कुछ और ही बोल रहा है, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये हमारे ह्यूमन नेचर है। जब तक हम चीज़ों को धर्म से नहीं जोड़ते ना, हम उस पर क्यों ये ऐसा वैसा क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ों को जो साइंस के बेसिस पे ही है, पर ऋषियों ने उन्हें नाम दे दिए किसी न किसी देव या देवी का, ताकि हम उसको बिना क्वेश्चन के फॉलो कर सकें। बिल्कुल। तो देवियाँ हैं। अब सिर्फ देवियाँ नहीं हैं, जैसे देव हैं तो राक्षस भी हैं, तो देवियाँ हैं तो राक्षसी भी हैं। तो ये जितने कोने हैं ना, इन कोनों पे राक्षसियाँ भी हैं। अब इन राक्षसी लोगों की बात एक बताती हूँ। सपोज कर लीजिए आपने ऐसे एक वर्गाकार ज़मीन ली, ये मान लीजिए आपकी ज़मीन की साइज़ यही है, ऐसी ही वर्गाकार ज़मीन ली। हमें हमेशा याद रखना चाहिए वो एक हमारे ज़मीन के ठीक एज पर है, कोने पर है। अगर हमने वहाँ कोई निर्माण कर लिया तो हमने उसको आने के लिए आमंत्रित कर दिया। अब वो आएंगी और राक्षसी आएंगी तो क्या करेंगी, उपद्रव करेंगी। तो कभी भी कोई आप प्लॉट लें, उसमें कोई भी टाइप का कंस्ट्रक्शन करें, तो कभी भी कोने कोने के जगहों पर कोई निर्माण ना करें। काफ़ी लोग वो कोने पे जाके एक टॉयलेट बना देते हैं ताकि स्टाफ लोग जा सके, या सर्वेंट क्वार्टर बना देते हैं। ऐसा कतई ना करें, क्योंकि जब आप एकदम कोने पर कोई भी निर्माण करते हैं तो आपने उस राक्षसी को छेड़ दिया। अब वो आकर आपके यहाँ डिस्टर्बेंस करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हमने क्या सीखा कि हम कभी भी लाइंस ऑफ जो पैरेलल लाइंस है उससे डिविएट करके अपना वॉल का कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। दूसरा, हम नहीं चाहेंगे कि राक्षसी आके हमें डिस्टर्ब करे, तो हम कभी भी अपने प्लॉट के कोने पर कोई भी निर्माण नहीं करेंगे, हम कोनों को छोड़ देंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, कभी भी आप टॉयलेट का निर्माण करें तो दिशा मध्य में ना करें। मान लीजिए ईस्ट है तो शार्प ईस्ट में ना करें, शार्प वेस्ट में ना करें, शार्प नॉर्थ में ना करें, शार्प साउथ में ना करें, थोड़ा हट के करें। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। मैम, जब आपने एक बार पितरों के बारे में बताया था हमारे दर्शकों को, तो एक सवाल और मेरे मन के अंदर आया है, मैं वो भी आपसे पूछना चाहूंगी। श्राद्ध का महीना होता है, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, हर महीना अमावस्या पर भी पूजा पाठ करते हैं पितरों को मनाने के लिए, और श्राद्ध का पूरा महीना पितरों के लिए ही होता है। सभी लोग पितरों की पूजा पाठ करते हैं, उनका नाम डालते हैं, अलग अलग तरीके से उनको मनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद बेहद महत्वपूर्ण होता है। और कहीं ना कहीं ये कहा भी गया है कि पितरों को अगर आपने मना लिया तो आपने ईश्वर को मना लिया है, क्योंकि ईश्वर से वही हमें आशीर्वाद दिलवाते हैं, वही ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हम पितरों का श्राद्ध की पूजा करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए, तो कैसे पता चलेगा कि वह पितरों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या कौन से पितरों को मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, और क्या पितरों का रुष्ट होने के कारण भी वास्तु हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल। मेरी खुद इच्छा थी कि मैं पितरों पे बात करूं, तो मैंने सोचा था जब पितृपक्ष चलेगा, पितरों का समय आएगा, तब हम, क्योंकि हमारा कार्यक्रम तो लंबा चलता रहेगा, तो कभी तो रश्मि जी हमको बुलाती ही रहेंगी, तब उस टाइम बोलेंगे। पर आज अच्छा किया, इन्होंने मेरे मन से रिलेटेड एक सवाल पूछा। मैं इसका जवाब हर सभा में देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे लिए, जैसे हमारे माता पिता बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जितने भी दादा दादी हैं, हमारे जितने भी सीनियर हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हम उनको रुष्ट करें। ऐसे ही हमारे पितृ भी हैं। जब वो हमें, उनके 100 साल जब पूरे हो जाते हैं, वो हमें छोड़कर जब यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, तो भी वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और हम उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए वास्तु पुरुष में उनको भी स्थान मिला है। अगर आप ये वास्तु चक्र को देखते हैं तो इसमें एक आर्यमा नाम के एक देव हैं, उनको अंदर भी स्थान मिला है और इनको बाहर भी एक स्थान मिला है। अब बाहर स्थान क्यों मिला है? अब कोई पितृ हैं,
अब हम पितृ के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो हमको ये पता होगा कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारे पंडित जी आते हैं, वो आवाहन करते हैं, हमारा नाम लेते हैं, हमारा गोत्र भी बोलते हैं। पूछते होंगे ना हमारे से गोत्र, क्यों पूछते हैं? कोई कारण है, वो आज इस वास्तु से समझेंगे कि वो क्यों पूछते हैं हमारा गोत्र, और हमारा गोत्र जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो अब इस वास्तु में समझते हैं, ये जो साउथ हम देखते हैं ना, साउथ की दिशा, यहाँ एक यम लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं जितने भी लोग मरते हैं वो यमपुरी तो जाते हैं, यमराज से उनका संपर्क होता है। तो ठीक इस यम के नीचे आर्यमा जो देव हैं, इनको एक और स्थान मिला है। अब इनका काम क्या है? अभी सपोज मुझे यहाँ से विदेश जाना है तो मेरे पास पासपोर्ट वीज़ा दोनों होना चाहिए, तो ये वीज़ा है जो हमारे पितृ के अंदर आने देंगे, या उनके आशीर्वाद को भी अंदर आने देंगे, हमारे चढ़ाए हुए चीज़ों को भी उन तक जाने देंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमारे जो पंडित जी हैं जब हमारा पूजा कराएंगे, हमसे हमारा नाम पूछे, हमारा गोत्र पूछे, तो ये आर्यमा का काम होता है कि उन्हीं पितरों को आवाहन करना जो पितृ हमारे पितृ हमसे रिलेटेड है, किसी और से रिलेटेड नहीं। तो जब उनका आवाहन होता है, इसी जगह से हमारे पास तक पहुंचते हैं, और इसी जगह से उनके पास तक हमारे चढ़ाए हुए जो भी चीज़ है वो सब पहुंचते हैं, और उनका आशीर्वाद भी हम तक पहुंचता है। अगर वो ऐसे गेट पास नहीं देंगे, तो जब हमने पितरों का आह्वान किया तो बहुत से अवांछित पितृ भी हमारे वहाँ एंटर कर सकते हैं। कई घरों में आप देखेंगे बहुत कलेश होता है, नाना प्रकार का कलेश होता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है, शांति पूजा में जाना गया है कि कुछ अवांछित पितृ जो भी हैं सोल्स, वो अंदर आ जाते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किस पितृ को हमारी बात पहुंचे। और आप जानते हैं कि अगर आपको वंश वृद्धि चाहिए, ये बिना पितरों के आशीर्वाद के संभव नहीं है। इसलिए कभी भी हम पितृ को नहीं बोलते इनकी फ़ोटो या पूजा आप नॉर्थ ईस्ट में जाके करें। हम यहीं पे लगाते हैं पितरों की फ़ोटो को, साउथ में ही लगाते हैं। क्यों? कि हमारा जो चढ़ाया हुआ चीज़ है उन तक पहुँचे। जैसे मैंने पिछले दिन रेशमी जी को बताया भी था कि अगर हमारा पूजा घर जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, जैसे मान लीजिए हमने उठा कर पूजा कोई साउथ में ले आया, अब आप खुद ही जवाब दे सकते हो, मेरे से ज़्यादा तो अब आप ही सीख गए हो। अब साउथ में अगर हमने भगवान को लाके बैठा दिया तो क्या उन तक हमारी बात पहुँचेगी, या हमारा चढ़ावा उन तक पहुँचेगा? कभी नहीं पहुँचेगा। तो इस जगह में हमको पितृ रखना। अब हमने मान लीजिए यहाँ से उठाकर पितृ को नॉर्थ ईस्ट में ले जाके रख दिया जहाँ हमारा पूजा है, तो क्या होगा? उन तक हमारी बात पहुँचेगी? गेट पास ही नहीं मिल रहा ना हमें। अब से रश्मि जी यहाँ बैठी और मेरे से बात ही नहीं कर रही है, फ़ोन पे बात करी तो इनकी बात मेरे को थोड़ी पता चलेगी, और किससे बात करी वो भी नहीं पता चलेगी। तो ऐसे ही जब हमको अपने से जिनसे रिलेट होना है उनकी दिशा में काम को करना है। तो ये जो आर्यमा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें हमारे पितरों से कनेक्ट करते हैं, हमारे पितरों को हमसे कनेक्ट करते हैं। तो वास्तु में पितरों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना ना हम संपन्न हो सकते हैं, ना हमारा वंश आगे चल सकता है, ना हमारे घर के कलेश मिट सकते हैं। तो आपके घर में अगर बहुत कलेश हो रहा है तो जाकर देखिए आपने साउथ में क्या रखा है, और आपने पितरों को कहाँ स्थान दिया है उसको समझें और उनकी आराधना करें। सबसे पहले जो आपके साथ है इस भूलोक में, आपके परिवारजन, उनका सम्मान करें। अगर वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। तो दर्शकों कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पसंदीदा कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत कुछ बाकी है, टिप्स बाकी हैं, तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है, या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं, या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर, या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290
217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। ग्रीन रूम में हम लोग एक बात डिस्कस कर रहे थे, आपने एक केस मुझे बताया, बहुत इंटरेस्टिंग था वो केस, कि आपके ही एक क्लाइंट हैं, उनकी घी की फैक्ट्री है, पहले उनको बहुत फायदा था लेकिन अब वो 30 से 40 करोड़ के घाटे में चल रहे हैं। देखो आप इसमें बहुत सिंपल सी बात समझो कि ये है अभी वो घी की फैक्ट्री, ठीक है। पहले क्यों चल रही थी, अभी नहीं चल रही, तो क्या वास्तु गलत हो गया? वास्तु कैसे अब गलत हुआ? क्योंकि निर्माण हो चुका था, जहाँ पर जो यूनिट लगी वो वहीं पर है। तो अब कैसे हुआ कि उनको रिजल्ट नहीं मिला? जब वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को पहली बार ये बात बोला कि मैडम ये पहले चलती थी अब नहीं चलती है, बहुत इंक्वायरी के बाद समझ में आया ये कि उन्होंने यहाँ पे कुछ करामात किया। वो क्या करामात किया वो बताते हैं। पहले ये एक सिंगल प्लॉट इतनी बड़ी थी ही नहीं, पहले ये छोटी थी। जब वो चलने लगी, हमारे साथ आमतौर पर होता है, हम एक ज़मीन लेते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा कारखाना डालते हैं, वो अच्छा चलने लग जाता है, अब हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। अब बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरे जगह पे नया फैक्ट्री नहीं डालना चाहते। हमारी आम टेंडेंसी होती है कि बगल का प्लॉट अगर 2 पैसे ज़्यादा ही मिले तो भी उसी को लो, ये दीवार तोड़ो, उसको बड़ा कर लो, वहाँ पे एक और यूनिट या एक्सटेंशन इसका बना लो। यही करते हम, और मैं भी एज अ नॉर्मल आदमी यही करती, पर अब मैं वास्तुशास्त्री हूँ तो ये काम नहीं करूँगी। समझिए क्यों? क्योंकि देखिए एक प्लॉट इन्होंने लिया तो जो आपने वर्गाकार जो भी ज़मीन ली, किसी भी शेप की ली, वहाँ पे वास्तु पुरुष काम करने लगे। अब जैसे ही आपने उसके बगल का प्लॉट ले लिया, और ये देखिए प्लॉट साइज़ बड़ी हो गई। पहले जब प्लॉट साइज़ छोटी थी तो यहाँ पर वास्तु पुरुष थे। अब जैसे ही हमने ज़मीन बढ़ा दी, यहाँ तक का ज़मीन ले लिया, अब ये वास्तु पुरुष क्या होंगे? 2 हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। ये वास्तु पुरुष जैसे कि हनुमान जी आकार बढ़ाते हैं, आज भी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि सिर्फ हनुमान जी आकार नहीं बढ़ाते, घटोत्कच भी आकार बढ़ाता था। और हमारे वास्तु पुरुष तो महारत है बहुत सारी चीज़ों में। तो अब जमीन इतनी, वास्तु पुरुष इतने, जमीन बड़ी, वास्तु पुरुष इतने। अब जब वास्तु पुरुष बड़े हो गए आकार में, तो यहाँ जब छोटी प्लॉट थी, ये वास्तु पुरुष यहाँ पे आराम से काम कर रहे थे, अपना रिजल्ट दे रहे थे। अब जैसे ही ज़मीन बड़ी हुई, ये बड़े हुए, अब जो जोन थे वो चेंज हो गए, अब उनको जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो आपके सामने है। फिलहाल जो है समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन आपको जाने भी नहीं देंगे क्योंकि टिप्स जो आपसे जानना पड़ता है। तो आज का टिप्स प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। चलिए मैं आपको एक अच्छा टिप्स देती हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है, जो अभी हम आमतौर पर जानते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारे से लड़ाइयाँ होती है और अशांति घर में बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप अकेले उस बच्चे की इंटरव्यू लें तो आपको पता चलेगा उसका पॉइंट बिल्कुल सही है। अब आप इनके माता पिता की अकेले इंटरव्यू लिए तो पता है माता पिता के पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो जब दोनों के ही पॉइंट सही है तो मतभेद क्यों है? क्या होता है, हायरार्की का डिफरेंस होता है। अगर ये मेरे मदर या फादर हैं और ये मैं हूँ, तो हमें हमेशा समझना होगा कि जो नीचे है उसको इसकी बात सुननी पड़ेगी, तालमेल मिला के चलना पड़ेगा। तो अगर मैं, मान लीजिए मैं छोटी हूँ और ये मेरे माता पिता हैं और मुझे एक स्ट्रॉन्ग जगह पे बैठा दिया गया है ना, तो मैं ऑब्वियस है जो मेरे सबऑर्डिनेट है उसकी बात नहीं सुनना चाहूँगी। मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ लेवल एंड स्टेटस की नहीं। मैं यहाँ पर, मेरे पेरेंट्स यहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ, बट मुझे ऐसा जगह घर में दे दिया गया है, तो वास्तु मेरी एनर्जी तो बढ़ा दिया, और अब मेरे पेरेंट्स जहाँ बैठे हैं उनकी वहाँ की एनर्जी कम है, तो ये तो मुझे अपनी बात मनवा ही नहीं पाएंगे, तो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा और अशांतियाँ होंगी। तो वास्तु में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम चाहते हैं जिसकी बात चले, जिसके हिसाब से घर चले, उसको साउथ में रखें, और जिनको उनकी बात या आज्ञा का पालन करना है उनको वेस्ट में दें। तो जो वेस्ट में रहेगा उसके अंदर मैत्री भाव आएगा, तो वो कभी डिस्प्यूट में नहीं जाएगा, वो मान लेगा, सरेंडर कर लेगा। और जो साउथ में रहेगा वो कमांड करेगा। तो ये वही बात हो गई, एक मैन में हम 2 तलवार नहीं रख रहे, हम उसी हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। फिलहाल कार्यक्रम में समय आ चला है यहाँ पर विराम लेने का, लेकिन आप आए, आपने दर्शकों का मार्गदर्शन किया और अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।